गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ग्रामर का सेकंड चैप्टर वर्ण परिचय। फर्स्ट चैप्टर में हमने वर्ण परिचय के अंतर्गत देखा था। सेकंड जो चैप्टर था उसका फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के जो तीन भेद हैं उनके भी उपभेद है उसके बारे में हमने पढ़ा था। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर के भी फिर से तीन भेद किए गए हैं। स्वर को तीन भागों में बांटा है, हरिश्र स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ठीक है, इसी प्रकार व्यंजन वर्णों को भी फिर से तीन भागों में बांटा गया है। उसके तीन भेद किए गए हैं। उसके तीन भेदों में पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके बाद जो अयोगवाह थर्ड पार्ट या थर्ड भेद है उसके भी तीन भेद हैं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। इस तरह से वर्णों के तीन भेद हैं। वर्ण किसे कहते हैं, फर्स्ट हमें ये याद होना चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाती है। क्लियर। अब वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा स्वर, पहला हमारा क्या है, स्वर। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यंजन। ठीक है, क्लियर। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक है, तो स्वर इनका स्वतंत्र महत्व होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। और अयोगवाह, इनका प्रयोग सम्मिलित रूप में किया जाता है। अयोगवाह वो शब्द वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब फिर से स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया है, तीन। ओके, स्वर को फिर से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें हरिश्र स्वर। ठीक, दूसरा है इसमें दीर्घ स्वर और तीसरा है इसमें पलुत। मैंने पहले वाले वीडियो में ये क्लियर कर दिया था। हरिश्र स्वर एक मात्रा का समय लगता है इसके उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और पलुत के उच्चारण में 2 या 2 से अधिक मात्राओं का, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। हरिश्र स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री, र। ठीक है, और दीर्घ स्वर 8 होते हैं, आ, बड़ी, बड़ा, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, क्योंकि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानिए, 13। व्यंजन वर्ण होते हैं 33। अब इसमें से व्यंजन में फर्स्ट है हमारा स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। थर्ड है हमारा ऊष्म। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। देखिए, स्वर के भी तीन भेद, व्यंजन की भी तीन भेद, फाइनली अयोगवाह के भी तीन भेद। अनुनासिक, जिसका उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से किया जाता है। अनुस्वार, जिसका उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है। और थर्ड है इसका विसर्ग, जिसको बोलते समय ह की ध्वनि हमें सुनाई देती है और विसर्ग वर्ण व्यंजनों के बाद लगाया
जाता है। ठीक है, इस तरह से, और उसको हम चंद्र बिंदु के माध्यम से शो करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद था हमारा व्यंजन वर्ण। आपको पता ही है स्पर्श, स्पर्श में क से लेकर म तक के व्यंजन आते हैं 25, अंतस्थ में 4 व्यंजन वर्णों को आते हैं, य र ल व। इसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, इसमें य र ल व 4 वर्ण है, उसमें भी 4 है, जो श श और ह। ठीक है, इस तरह से इन व्यंजन वर्णों को स्वर्ण वर्णों को बांटा गया है। तो ये तो था वर्णों के भेद। इसी चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का, देखो जो हम वर्ण बोलते हैं वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। अब हमें ये तो पता है कि हम मुख की सहायता से बोलते हैं। मुख हमारे वर्णों को उच्चारित करने के लिए एक यंत्र है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। मुख को एक यंत्र बताया गया है, जिसमें अलग अलग मुख के अंदर जो जो मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, इनका स्पर्श हमारी जीवा करती है। जब जीवा इन सबको स्पर्श करती है, बोलते वक्त जिस पार्ट को, जिस भाग को स्पर्श करती है, वही वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा हमारे मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, वही स्थान वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, अब वर्णों को, जो हमारे ये स्वर और व्यंजन वर्ण है, उनका उच्चारण करते समय जीवा 9 भाग को टच करती है, 9 भागों को स्पर्श करती है। तो उच्चारण स्थान कितने हैं हमारे? 9। उच्चारण स्थान 9 है। अगर स्टार्टिंग से हम करते हैं तो फर्स्ट है कंठ, पहला उच्चारण स्थान है कंठ। अको विसर्जनीय कंठः, सूत्र है अको विसर्जनीय नाम कंठः। ठीक है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो आ, ठीक है, आ और कर। उसके अलावा कवर्ग पूरा, कवर्ग भी इसमें इंक्लूड करते हैं। कवर्ग से मतलब क्या है हमारा? क ख ग घ, हाँ, ख ख ग घ और न। ठीक है, और विसर्ग, ये जो विसर्ग है वो भी कंठीय ध्वनि, यानी कंठ से ही इनको बोला जाता है। ये ध्वनि क्या कहलाएगी? कंठीय ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तालु। जब वर्णों को बोलते समय जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान तालव्य कहलाता है। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? इचु यशानाम तालव्य, इचु यशानाम तालव्य, अर्थात ई ई, छोटी और बड़ी 2 स्वर, ई ई, और च वर्ग, च छ ज छ और य। ठीक है, इचु यशानाम तालव्य, ई वर्ग पूरा, ई दोनों स्वर, ई स्वर और च वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। इनको हम तालव्य ध्वनियां बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे फर्स्ट कंठ है, सेकंड तालु है, थर्ड मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? ऋतु ऋषाणाम मूर्धन्य, ऋतु ऋषाणाम मूर्धन्य, री। ठीक है, और टवल, छोटा और बड़ा स्वर, 2 स्वर है यहाँ पर, ये भी 2 स्वर है और ये भी स्वर है। ट ठ ड ढ और न। ठीक है, तो ये री और टवर पूरा किससे उच्चारित होता है? मूर्धा से। किससे उच्चारित होता है? मूर्धा से। इसके बाद कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धा। अब क्या बचा? दंत। 4th नंबर पे दंत, अर्थात दांतों की सहायता से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? त्रासानाम दंत्य, र जो स्वर वर्ण है, और त वर्ग, त थ द ध और न, तो और स। सूत्र में लिट रसानाम दंत्य, र त
त ला श न म सभी वर्ण इसमें आएगा। स उष्ण वर्ण है, उष्ण व्यंजन है, तो र का था धना और ला इसमें ल इंक्लूड है, तलाशनाम दंतिला और स। तो ये हमारी है दंतीय ध्वनियाँ, अर्थात दांतों की सहायता से हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद औष्ठ, औष्ठ की अर्थात होठों की सहायता से हम कौन कौन से वर्ण बोलते हैं, तो उपु मध्यमान्यान औष्ठ, उ जो स्वर है हमारा उ और छोटा उ बड़ा उ, और प वर्ग पूरा प फ ब भ और म, इनका उच्चारण स्थान है ओठ। औष्ठ की सहायता से हम इनको बोलते हैं। ठीक है, औष्ठ के बाद है हमारा कंठ और तालु। कंठ और तालु यानी दो जगहों से कंठ और तालु से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, कंठ और तालु से एस आई, ए और आई। अब ये ए और आई दो जगह से क्यों उच्चारित होते हैं, क्योंकि देखिए जो ए है वो किससे मिलकर बना है, अ प्लस ई, अ प्लस ई से मिलकर ए बना है। जब आ का उच्चारण स्थान कंठ है यहाँ पे और ई का उच्चारण स्थान क्या है हमारा तालु, जब ई और ये जो अ और ई से मिलकर ए बना है तो जो आ का उच्चारण स्थान है वो भी होगा और ई का उच्चारण स्थान है वो भी होगा। तो कंठ और तालु से ए और ऐ उच्चारित होते हैं। वैसे ही नासिका से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, नासिका से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, देखिए नासिका से जो हमारे वर्ग होते क ख ग, जो क वर्ग है उसका लास्ट पांचवा वर्ण, च वर्ग का पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पांचवा वर्ण, प वर्ग का पांचवा वर्ण, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण जो लास्ट होता है वह नासिका से उच्चारित होता है। ठीक है, तो 7 नंबर पे है नासिका। नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण वर्ग का पांचवा, स्टार्टिंग में य, ल, म और न, ये पांचों वर्ण नासिका से उच्चारित होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है, तो ये पांचों वर्ण भी नासिका से उच्चारित होते हैं। इसके बाद कंठ और ओष्ठ, ठीक है, यह हो गया हमारा। इसके बाद कंठ और ओष्ठ, देखो कंठ और ओष्ठ से कौन सा 8 नंबर का 8 और 9 बोल रहे हैं, 8 कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ अर्थात कंठ और ओष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ। अब देखो कंठ किसका उच्चारण स्थान है, अ का है, ठीक है, और ओष्ठ ओठ प का है, ठीक है, तो ओ तथा औ, कंठ ओष्ठ से ओ और औ स्वर वर्णों का उच्चारण होता है। ओ और औ का उच्चारण कहां से करते हैं, कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ की सहायता से हम ओ वर्णों का उच्चारण, ओ और अ वर्णों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद है हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ अर्थात दांत और होंठ, दांत और होंठ की सहायता से हम वर्ण को का उच्चारण करते हैं। वह वर्ण का उच्चारण स्थान है हमारा दंत और ओष्ठ। दांत और होंठ जब दोनों मिलेंगे तब हम वह वर्ण का उच्चारण कर पाएंगे। इस तरह से उच्चारण स्थान की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो उच्चारण स्थान कितने हैं, 9। कंठ, कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु नासिका कंठ ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु नासिका कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ। देखो कंठ तालु मूर्धा 3 नंबर पे, दंत ओष्ठ, कंठ तालु नासिका कंठ ओष्ठ दंत ओष्ठ की सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। दो जगह से बोले जाने वर्ण हैं, एक ऐ कंठ तालु से बोलते हैं, ओ औ
ब को बोला जाता है। इस तरह से यह चैप्टर में वर्णों के उच्चारण स्थान है। इसके बाद इसी चैप्टर में हमने लिया है, इसी चैप्टर का थर्ड पॉइंट है अपना, ये अच्छे से आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे इस चीज को। आपको इन वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने की कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है अपना वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। वर्ण पहले देखते हैं वर्ण संयोजन। अब वर्ण संयोजन क्या होता है बेटा? वर्ण संयोजन अर्थात वर्णों को आपस में जोड़ना। पहले तो वर्ण किसे कहते हैं ये याद होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्णों के संयोग से ही शब्द बनते हैं, शब्दों के संयोग से ही हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। वर्ण संयोजन दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब सार्थक शब्द बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन। दो या दो से, या वर्ण संयोजन की परिभाषा अगर हम लिखते हैं, तो वर्णों को क्रमशः जोड़कर, वर्णों को क्रमशः या क्रम से जोड़कर सार्थक, वर्णों को क्रमशः जोड़कर सार्थक शब्द बनाने को, जोड़कर सार्थक शब्द बनाने को क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन कहते हैं। अब वर्ण संयोजन का एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे बुक में भी दे रखा है, लेकिन जैसे कर है प्लस प्लस ठीक है। अब ये क्या है? वर्ण है। जब हमने वर्ण पढ़े तो इससे ज्यादा हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसी को तो वर्ण कहते हैं। अब ये वर्ण टूटे हुए हैं, अलग अलग है, अगर अब इनको जोड़ना है, ऐड करना है, कर हलंत युक्त है, मतलब हलंत युक्त व्यंजन है, इसमें स्वर मिक्स नहीं है, यानी अधूरा है। अब इसका क्या हो जाएगा? कर में अमिक्स होते पूरा कर, म में अमिक्स होते पूरा म, और ल में अमिक्स होते ही ल, तो क्या शब्द बन जाएगा? कमल। ये सार्थक शब्द है कमल, ठीक। ऐसे ही अगर बालक है, जैसे आपको दे दिया ब प्लस आ, ल प्लस अ, क प्लस अ, ठीक है। क्या है ये? अब ये वर्ण है जो आपको दे रखे हैं, आपको सार्थक शब्द बनाना है, इनको जोड़कर वर्णों को क्रमशः जोड़कर सार्थक शब्द बनाने को ही वर्ण संयोजन कहते हैं। ये हमने वर्ड जोड़े, ब में आ की मात्रा मिली तो क्या बना? बा, ल में अ मिला तो ल पूरा और कर, ठीक है, ये सब मिल गया बालक। इस तरह से वर्णों को क्रमशः जोड़कर सार्थक शब्द बनाने को हम वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्णों को क्रमशः अब अलग अलग करके, वर्णों को अगर वर्ण वियोजन की हम बात करेंगे, ठीक है, वर्ण वियोजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होगा। वर्ण आप घर पे प्रैक्टिस करना शब्दों को जोड़ने और तोड़ने की। एक तरफ शब्द लिखना और दूसरी तरफ उनको जोड़ना और तोड़ना करना है। वर्णों को क्रमशः पृथक पृथक या अलग अलग, पृथक पृथक अलग अलग भी लिख सकते हैं, पृथक पृथक। वर्णों को क्रमशः पृथक पृथक कर देने की प्रक्रिया, वर्णों को क्रमशः पृथक पृथक कर देने की प्रक्रिया, ठीक है। वर्णों को वहां जोड़ना था, यहाँ तोड़ना, वर्ण वियोजन अलग अलग करना, कर देने की प्रक्रिया वर्ण वियोजन। वर्णों को क्रमशः पृथक पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण वियोजन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया, सपोज हमने लिख दिया बालक लिख दिया, नदी लिख दी, नदी है जैसे, अब ये पूरा शब्द है,
अब इनको इन वर्णों को तोड़ के लिखना है हमें। न में क्या मिक्स है, कौन सा स्वर, अ स्वर में मिला हुआ है। द में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ई। ये बन गया नदी। नदी पूरा बना हुआ था 7 अक्षर, उसको हमने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जैसे है सुरभि, सुरभि मीन्स क्या होता है, सुरभि मीन्स गाय। संस्कृत में सुरभि को गाय कहते हैं, या गाय के पर्यायवाची भी काउंट करे तो होता है। स में कौन सा स्वर मिक्स है, उ। र इसकी मात्रा है, र में अ स्वर मिक्स है। यहाँ भ में क्या मिक्स है, छोटी की मात्रा। ठीक है, ये प्लस ई विसर्ग वाला, और इंक्लूड अगर जोड़ते हैं तो सुर भी बनता है, तोड़ते हैं तो स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से इसमें वर्णों को जोड़ना तोड़ना, वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन, वर्णों को तोड़ना वर्ण वियोजन कहलाता है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में आपने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर व्यंजन अयोगवा 3 भेद होते हैं। स्वर के भी पुनः 3 भेद है, हरिश्वर स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। उसके बाद व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद किए, अंत स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और अयोगवाह। उसके बाद अयोग अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अयोगवाह को भी 3 भागों में बांटा, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। उसके बाद उच्चारण स्थान आए, सेकंड टॉपिक उच्चारण स्थान। 9 जगह से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ, कंठ और दंत, ओष्ठ। 9 जगह से वर्णों को उच्चारित किया जाता है। उसके बाद था इसमें थर्ड टॉपिक वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। वर्णों को क्रमशः जोड़कर सार्थक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है, और वर्ण संयोजन कहलाता है। उसी तरह वर्णों को तोड़कर, तोड़ने की जो प्रक्रिया है, यानी शब्दों के जो वर्ण है उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम वर्ण वियोजन कहते हैं। तो ये वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन आप 2-4 एग्जाम्पल घर पे करके देख लेना, आपको क्लियरली आ जाएगा। जब वियोजन करते हैं तो इसमें से स्वर अलग निकाल देते हैं, और जब आपने अलग अलग किया तो इसमें से स्वर निकाल लिया, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो इसमें स्वर प्लस कर देंगे। इस तरह से इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको पहले वाले फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था, 2 से 20 का सेकंड वीडियो। इसमें आपको एक एक चीज मैंने अच्छे से क्लियर करवा दी है। आपको स्वर की डेफिनेशन लर्न करनी, पहले वर्ण की डेफिनेशन, वर्ण की परिभाषा लर्न करनी है, फिर वर्ण के 3 भेद होते हैं वो लर्न करने हैं। उसके बाद उन तीनों भेदों की डेफिनेशन यानी परिभाषाएं याद करनी है, प्रत्येक को अच्छे से अलग अलग फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, और उनको अलग 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 कैटेगरी में रखना है। उसके बाद आपको वर्णों के उच्चारण स्थान याद होने चाहिए कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वर्णों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं। आप जैसे आपको लिखा हुआ मिला बालह, ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि ये जो ब शब्द है वर्ण व्यंजन है, इसमें आ की मात्रा मिक्स यानी आ स्वर मिला है। ठीक है, तो हम इसमें से आ निकाल लेंगे, और इधर ल है तो ल के अंदर आपको पता है आ स्वर मिक्स है। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि किसकी मात्रा है, छोटी की, बड़ी की, ऊ की, आई की, और उसी तरह से उनको अलग अलग करके लिखना है। इस तरह से आपका ये सेकंड चैप्टर क्लास 7 ग्रामर पोर्शन का सेकंड चैप्टर वर्ण परिचय कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।